नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव के कई रंग दिखाऊंगा। घर बैठे आप देख सकेंगे कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े नेताओं ने कैसे कैंपेन किया और समाजवादी पार्टी के किन उम्मीदवारों ने आज नॉमिनेशन फाइल किया और नॉमिनेशन फाइल करते समय क्या क्या दावे किए, और आरएलडी के जयंत चौधरी ने आज बीजेपी के ऑफर पर क्या जवाब दिया। चुनाव आयोग की पाबंदियां हैं, बड़ी पब्लिक मीटिंग नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अमित शाह आज मंदिरों में गए, लोगों के दरवाजों पर गए और उनसे कहा कि अगर शासन भाजपा के हाथों में होगा तो विकास होगा और अगर अखिलेश यादव के हाथ में होगा तो गुंडे माफियाओं का राज होगा। योगी आदित्यनाथ ने भी घर घर जाकर लोगों को अपनी सरकार के काम गिनाए और कहा, आप सब साक्षी हैं, वो अंधेरा लाए थे, हम उजाला लाए, वो गुंडा राज लाए थे, हम कानून राज लाए, वो अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगवाते थे, हम डिफेंस कॉरिडोर लाए, वो हज हाउस लाए थे, हम रामलला का मंदिर लाए, वो राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, हम प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैंपेन करते हुए राजनाथ सिंह ने भी बड़ी बात कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए जितना काम किया उतना कोई नहीं कर सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर उनसे भी बेहतर काम किया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव या मायावती ने आज चुनाव प्रचार तो नहीं किया, लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। लेकिन जयंत चौधरी ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। बीजेपी में आने के ऑफर के बारे में उन्होंने कहा, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो हवा में उछाली जाएगी और पलट जाएगी। जेल में बंद आजम खां के बेटे अब्दुल आजम ने आज पर्चा दाखिल किया और दावा किया उनकी जीत पक्की है। अब्दुल आजम ने कहा, कुछ वक्त की खामोशी है, हमारा दौर आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अमित शाह का कैंपेन दिखाता हूं, जिन्होंने आज जनता से कहा कि सपा की सरकार में गुंडे माफियाओं का राज था, कहीं आजम खां तो कहीं मुख्तार अंसारी। अमित शाह ने आज मथुरा से कैंपेन की शुरुआत की। इसके बाद दादरी होते हुए ग्रेटर नोएडा तक दिन भर में करीब 150 किलोमीटर के इलाके को कवर किया। अमित शाह ने बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन और पूजन से दिन की शुरुआत की। अमित शाह सुबह सुबह ही मथुरा पहुंच गए। बांके बिहारी के मंदिर में मथुरा से उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा के साथ अमित शाह करीब 30 मिनट तक रहे। ठाकुर जी को भोग लगाया, मंत्रोच्चार के साथ आरती की और इसके बाद प्रसाद लेकर वृंदावन की गलियों में घूमने निकले। घर घर जाकर जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगे। लोगों से मुलाकात के दौरान अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम गिनाने वाले पर्चे बांटे। मथुरा के लिए बीजेपी ने क्या क्या किया ये लोगों को बताया और बीजेपी का मथुरा के लिए आगे क्या प्लान है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसकी जानकारी दी। और इसके बाद अमित शाह प्रबुद्ध वर्ग संवाद में से हिस्सा लेने पहुंचे। यहां अमित शाह ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, यूपी का यह चुनाव देश के भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव है, क्योंकि अगर यूपी का विकास रुका तो देश का विकास भी रुक जाएगा। इसलिए वोट डालते वक्त मोदी को ध्यान में रखिए। इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा है। 22 करोड़ से ज्यादा मतदाता अगर विकसित नहीं होता है प्रदेश, तो देश का विकास भी पिछड़ा रहेगा। और अब तो हमारे यहां कहते हैं, नैनिहाल में भोजन करने बैठो और मां परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई खाने में? आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए,
और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा इसका चुनाव। क्योंकि अमित शाह मथुरा में थे, भगवान कृष्ण की नगरी में थे, इसलिए मंदिर की बात हुई। अमित शाह ने कहा अखिलेश यादव राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछते थे, अब राम मंदिर बन रहा है, अखिलेश को न्योता भेजेंगे, जब चाहे वो भी रामलला के दर्शन कराएं। अमित शाह ने कहा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बन गया, आर्टिकल 370 भी हट गया, पाकिस्तान को घर में घुसकर सबक भी सिखा दिया। ये सब बीजेपी ही कर सकती है, मोदी ही कर सकते हैं, इसलिए इस बार जब फैसला करें तो मोदी को ध्यान में रखें। मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब दशा चढ़ती। मित्रों, 70 साल से भारतीय जनता पार्टी मांग करती थी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कश्मीर ये भारत का है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पूरा देश इसके साथ सहमत था। मगर धारा 370 को वोट बैंक की लालच में कोई छूता नहीं था। आपने दूसरी बार सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। मित्रों, पहले देश की सुरक्षा को एक कांग्रेस, सपा, बसपा सभी लोग ताक पर रखते थे। मोदी जी की सरकार बनी, उरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया, 10 ही दिनों में पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह मथुरा में योगी और मोदी के काम गिनवा रहे थे। उस वक्त योगी आदित्यनाथ खुद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे। योगी ने बिजनौर, नजीबाबाद और धामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अलग अलग संवाद किया। योगी ने बिजनौर में 5 घंटे बिताए, डोर टू डोर कैंपेन किया, घर घर जाकर पूछा क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं। योगी ने लोगों को अपने कामों के बारे में बताया और इसके बाद योगी ने संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लोगों को संबोधित किया। यहां योगी ने बताया उनकी सरकार ने क्या क्या काम किए, कितने लोगों को घर दिए, कितने परिवारों को मुफ्त में राशन पहुंचाया, कितने शौचालय बनवाए, कितने किसानों को उनकी जमीनों के पट्टे दिए, कितने रोजगार दिए, कितने लोगों के मुफ्त इलाज का इंतजाम किया, कितने लोगों को पेंशन दी, किसानों के लिए क्या किया। सारी योजना योगी ने गिनवाई और इसके बाद उन्होंने कहा ये सारे काम इसलिए कर पाए क्योंकि करप्शन नहीं किया। पिछली सरकारों में सिर्फ लूट थी, धांधली थी और इसके सबूत अब सामने आ रहे हैं। योगी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अगर लोकल उम्मीदवार से, विधायक से कोई शिकायत है तो उसे हल कर लिया जाएगा, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ विधायक का नहीं, सरकार चुनने का है, मुख्यमंत्री चुनने का है। जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं उनसे पूछना चाहिए, एक गरीब को मकान मिलना सामाजिक न्याय है या उस गरीब के मकान के हक को छीन लेना सामाजिक न्याय है? पिछली सरकारों ने गरीबों के मिलने वाले मकान के हक को छीनने का कार्य किया था और अब पैसा जो इन्होंने इकट्ठा किया था गरीबों का लूट करके, किसानों का लूट करके, मजदूरों का लूट करके, पोषण मिशन में महिलाओं का लूट करके, बच्चों का पैसा लूट करके, शिक्षा का, चिकित्सा का बजट लूट करके जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था, आज उसी पैसे को जब दीवाने तोड़ तोड़ करके निकाला जा रहा है तो नोट की गड्डियां नजर आ रही है और सपा मुद्दा
ये चुनाव भले ही स्थानीय स्तर पर आप विधायक चुनने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री उसी वोट से चुना जाना है। निर्णय तो मुख्यमंत्री को करने होते हैं, क्योंकि जब विधायक चुना जाएगा वही विधायक मुख्यमंत्री को चुन करके मुख्यमंत्री ही निर्णय लेंगे फिर कि अपराधियों से कैसे निपटा जाना है, माफियाओं से कैसे निपटा जाना है, अराजक तत्वों से कैसे निपटा जाना है और विकास की योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाना है। सपा बसपा कांग्रेस ये कभी नहीं बोल सकती है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, ये वे नहीं बोल सकते, यह केवल भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। आज जिस वक्त योगी बिजनौर में और अमित शाह मथुरा में थे, उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के मोदी नगर में थे। राजनाथ सिंह ने भी दिन की शुरुआत माता सीकरी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना से की। सत्यपाल सिंह के साथ मंदिर में हवन किया, देवी मां से आशीर्वाद लिया। इसके बाद राजनाथ सिंह भी मोदी नगर की गलियों में वोट मांगने निकले। राजनाथ सिंह भी घर घर गए और इसके बाद राजनाथ सिंह ने संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बात की, कहा जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी कोई राज्य विकास नहीं कर सकता। विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगी तो किसी भी सूरत में उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। मैं तो यह कहता हूं, जब होगा कानून का शासन तब विकास करेगा योगासन। और उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं, आपको जानकर खुशी होगी, योगासन 84 होते हैं, इन 84 में 83 विकास यहां योगासन कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने छोड़ दिया। आप लोग जानते होंगे वह आसन है शीर्षासन। हम लोगों ने कहा यह आसन विपक्ष करेगा, इसलिए हमने विपक्ष के हवाले कर दिया। अद्भुत ये जोड़ी बनी है। मैं बताऊंगा, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि योगी जी हमसे योग्य मुख्यमंत्री है। और जो भी मैं कह रहा हूं सोच समझ कर मैं कह रहा हूं, नाप तोल कर मैं कह रहा हूं। बीजेपी के नेताओं का कैंपेन आपने देखा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कैंपेन अभी शुरू नहीं हुआ है। आरएलडी ने कैंपेन थोड़ा बहुत शुरू किया है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किए। रामपुर में आज आजम खां और उनके पूरे परिवार ने पर्चे दाखिल किए। आजम खां तो जेल में हैं, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 2 हफ्ते पहले जेल से जमानत पर छूटे हैं। आज अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इंटरेस्टिंग बात है कि इसी सीट से अब्दुल्ला आजम की मां तंजीन फातिमा ने भी पर्चा दाखिल किया। असल में समाजवादी पार्टी को डर है, क्योंकि पिछली बार अदालत ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा मेंबरशिप खारिज कर दी थी। इसलिए कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, किसी कानून पेचीदगी के चक्कर में अब्दुल्ला खान का पर्चा खारिज ना हो जाए, इसलिए बैकअप के तौर पर आजम खान की वाइफ तंजीन फातिमा ने भी फिलहाल स्वार सीट से ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया है। इसे आप कवरिंग कैंडिडेट कह सकते हैं। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 43 केसेस दर्ज है। इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। इसके अलावा पार्टी की वेबसाइट पर भी इसका ब्यौरा अपलोड करना होगा। अब्दुल्ला आजम को अखबारों में विज्ञापन के जरिए भी अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को जनता के सामने रखना होगा। आज अब्दुल्ला आजम ने पर्चा तो दाखिल कर दिया, लेकिन उनके तेवर नहीं बदले। कैंपेन के दौरान पुलिस अफसरों ने उन्हें इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा, तो अब्दुल्ला आजम पुलिस वालों पर भड़क गए। कहने लगे कुछ भी कर लो, लेकिन चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। जो भी कोविड के प्रोटोकॉल बताए गए हैं, चाहे वो मास्क हो चाहे वो दूरी हो, वो कही जा रही है। ना तो कोई माइक इस्तेमाल है, ना कोई प्रचार सामग्री। पर्चे बांट रही है गाड़ी यहाँ पर, आपने रोकी? यहीं पर आप नहीं रोकोगे? अगर मुझे मिलते मैं आप नहीं रोकोगे, आपको नहीं मिलेगा, आपको मैं मिलूंगा, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको मैं मिलूंगा। हारूंगा मैं फिर भी नहीं। अरे मैं कब कह रहा तुम हारो? मैं हारूंगा फिर भी नहीं। सब मिला, सबका वोट एक तरफ मिला लीजिएगा, तब भी जीतूंगा। अरे इंशाल्लाह जीतोगे तुम, तब भी जीतूंगा, इंशाल्लाह जीतोगे। मैं बता दूंगा। और मैं ये भी जानता हूँ, मैं
प्रोटोकॉल है देखना। आप प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें चलने दीजिए। आप नहीं कर रहे ना, मैं जानता हूँ आप भी खुद नहीं कर रहे। आपसे भी कहाँ से कराया जा रहा है मुझे ये भी मालूम है, मुझे ये भी मालूम, लेकिन हारूंगा मैं फिर भी नहीं। अब्दुल आजम ने कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने कहा कि सारे लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएं तो भी मैं हारूंगा नहीं, जीत मेरी होगी। और नॉमिनेशन के बाद अब्दुल आजम ने एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस रैली में अब्दुल आजम ने इल्जाम लगाया कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है और इसके बाद उन्होंने शायराना अंदाज में प्रशासन से कहा, उनका वक्त आया था पर मत भूलो हमारा दौर आएगा। कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा। यहाँ का चुनाव आप प्रशासन और पुलिस से लड़ रहे हैं। कल मैं टांडे में था, एक गांव है, निकलते ही सेरिया जवाहर, कुछ ताज़ियतें थी, कुछ लोगों से मिलना था। मैं पहुंचा नहीं कि गजब हो गया। एक पुलिस की गाड़ियां हुटर बजाती हुई, हाथ में लाठी लिए, हथियार लिए, लोगों को दौड़ाने लगी। अब्दुल आजम की शिकायत है कि पुलिस प्रशासन उन्हें कैंपेन करने से रोक रहा है। लेकिन रामपुर की स्वार सीट से ही नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अब्दुल आजम की मां तंजीम फातिमा ने कहा कि रामपुर में उन्हें कैंपेन की जरूरत ही नहीं है, रामपुर के लोग ही उनकी तरफ से चुनाव लड़ेंगे। मैं अब इस जुल्म के खिलाफ जनता की अदालत में जा रही हूँ। वक्त आ गया है, जनता को जवाब दे। रामपुर में 5 विधानसभा सीटों में से कितनी पर फतेह होगी? 5 पर। चुनाव प्रसार में किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है आपको? देखिए, समस्या हम प्रचार कर ही नहीं रहे हैं और न हमें प्रचार की जरूरत है आजम खान साहब के लिए। मैं आपको बता दूं कि तंजीम फातिमा भी करीब 1 साल जेल में रही हैं। उनके खिलाफ भी 35 मुकदमे हैं, लेकिन मुकदमों के मामले में आजम खान खानदान में सबसे आगे हैं खुद आजम खान, जिनके खिलाफ 87 केसेस दर्ज हैं। अब्दुल आजम और तंजीम फातिमा को तो जमानत मिल गई है, इसलिए इन दोनों ने खुद अपने अपने नॉमिनेशन फाइल किए। लेकिन आजम खान जेल में है, इसलिए उनकी तरफ से उनके प्रपोजर असीम रजा खान ने आज रामपुर सदर सीट से आजम खान का नॉमिनेशन फाइल किया। आजम खान 9 बार रामपुर सदर सीट से विधायक रह चुके हैं। इस वक्त वो रामपुर लोकसभा सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। समाजवादी पार्टी ने आजम खान की क्रिमिनल हिस्ट्री भी अपने ट्विटर पर डाली और उसके मुताबिक आजम खान पर 87 केस हैं। लेकिन इसी फॉर्म के आखिर में समाजवादी पार्टी ने यह भी लिखा कि आजम खान को गलत मुकदमों में फंसाया गया है। आजम खान की गैर मौजूदगी में उनका नॉमिनेशन फाइल करने के बाद असीम रजा ने कहा, उम्मीद तो है कि आजम खान को जमानत मिल जाएगी, वो कैंपेन कर सकेंगे, लेकिन अगर वो ना भी आए तो भी चुनाव आजम खान ही जीतेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में भी बहुत शानदार जीत दर्ज होगी। हमारा दिल चाह रहा है, अब भी चाह रहा है कि वो मौजूद हो, उनकी सरपरस्ती में इलेक्शन लड़ें। लेकिन अगर किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत वो हमारे बीच इस वक्त नहीं है, लेकिन उनका इलेक्शन उसी शान के साथ लड़ेगा, उसी आन के साथ लड़ेगा और उससे भी बड़ी जीत दर्ज होगी। जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, जो फर्जी कार्रवाइयां हुई हैं, आवाम उसको समझ रहे हैं। आवाम के दिलों में प्यार है, मोहब्बत है। वो 14 फरवरी को सामने आएगा, उसका वोट पड़ेगा और 10 मार्च को सामने आएगा। रामपुर की 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान परिवार के 3 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इसे लेकर बीजेपी अब उन पर निशाना साध रही है। रामपुर सदर सीट से आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के कैंडिडेट आकाश सक्सेना ने कहा कि आजम परिवार ने रामपुर में समाजवादी पार्टी को घर की नौकरानी बना दिया है। आजम ने हमेशा समाजवादी पार्टी को अपने घर की नौकरानी समझा। समाजवादी पार्टी के टिकट हमेशा इन तीनों में ही बंटते रहते हैं आपस में। एक वहां से इस्तीफा देता है, यहां से जीतता है, फिर वहां से इस्तीफा देता है, फिर रामपुर में क्या कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इस लायक नहीं है जिसको वो सांसद और विधायक बना सकें? हमेशा राजनीति को अपनी गुलाम बना के रखना चाहते हैं ये आजम और आजम का परिवार। ये बात रामपुर के बहुत सारे लोग कहते हैं
कि आजम खान ने रामपुर को अपनी जागीर समझ लिया था। पूरे रामपुर में आजम खान का कब्जा था। आजम खान ने खुद की प्राइवेट यूनिवर्सिटी खड़ी की, खुद ताउम्र के लिए उसके वाइस चांसलर बन गए। रामपुर के गरीब मुसलमानों की बस्तियों पर कब्जा किया, मदरसों पर कब्जा किया, कब्रिस्तानों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उसे यूनिवर्सिटी की चारदीवारी के अंदर ले लिया। और किसी की यह हिम्मत नहीं थी कि वो रामपुर में आजम खान के खिलाफ आवाज उठा सके। सियासी तौर पर भी रामपुर को आजम खान ने अपने परिवार की जागीर मान लिया था। वो खुद इस सीट से 9 बार विधायक रहे, वाइफ को राज्यसभा का मेंबर बनवा दिया। जब खुद लोकसभा के एमपी बने तो अपनी सीट से वाइफ को विधायक बनवा दिया और रामपुर स्वार सीट से अपने बेटे को एमएलए बनवाया। यानी रामपुर मतलब आजम खान हो गया था। लेकिन जब सरकार बदली तो वक्त बदल गया। अब जनता भी पुराने हिसाब बराबर करने के लिए सामने आई। आजम खान के खिलाफ इतने मुकदमे जनता ने लिखवाए, लोगों ने लिखवाए और इतने लिखवा दिए कि नॉमिनेशन पेपर्स में मुकदमों की लिस्ट लिखने में पूरे 5 पन्ने लग गए। इसी बात को बीजेपी ने आज इशू बनाया। आज अमित शाह ने कहा कि आजम खान पर इतने मुकदमे हैं कि आईपीसी की धाराएं कम पड़ने लगी हैं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों का अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता, कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, मां बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई। यही उत्तर प्रदेश था, यही पुलिस थी। मगर शासन किसके हाथ में है, इसका परिवर्तन है। शासन अगर अखिलेश के हाथ में है तो गुंडों का राज होगा, शासन अगर भाजपा के हाथ में है तो विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट को इशू बनाया। योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी का फर्क उम्मीदवारों की लिस्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। योगी ने कहा, 2017 से पहले पश्चिमी यूपी की बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि गुंडे उन्हें परेशान करते थे। अब बदलाव साफ दिख रहा है, अब न दंगे हैं न दंगा करने वाले। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, बड़े बड़े फसाद होते थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, घर की महिलाएं मार्केट नहीं जा पाती थी। 5 वर्ष में दंगा नहीं हुआ होगा, क्योंकि दंगाई को मालूम था दंगा करेंगे तो आने वाली 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे और भर नहीं पाएंगे। सपा हो या बसपा या कांग्रेस, इनकी नीति भी खराब थी और नियत भी खराब। उनकी संवेदना किनके प्रति थी? दंगाइयों के प्रति थी। उनकी संवेदना थी अपराधियों के प्रति, उनकी संवेदना थी पेशेवर माफियाओं के प्रति, उनकी संवेदना थी इस देश के आन बान और शान पर हमला करने वाले आतंकवादियों के प्रति। अगर आप चाहते हैं प्रदेश में कानून का राज हो, थानों का संचालन पेशेवर हिस्ट्री सीटर न करे, अगर आप चाहते हैं प्रदेश की व्यवस्था में किसी भी प्रकार के अपराध और अपराधियों के लिए
जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर सके। अगर आप चाहते हैं प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई अराजकता न फैले, राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर सरकार प्रभावी ढंग से कार्य कर सके, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र इसका विकल्प है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राज में गुंडा राज और माफिया का जिक्र योगी आदित्यनाथ पहले भी करते थे। वो पहले भी कहते थे कि समाजवादी पार्टी के वक्त में उत्तर प्रदेश में दंगाइयों का शासन चलता था और वो कानून का राज लेकर आए। इसके जवाब में अखिलेश यादव हमेशा कहते थे अब उनकी समाजवादी पार्टी बदल गई है, ये नई सपा है, ये नई हवा है और वो गुंडों और माफियाओं को हावी नहीं होने देंगे, ये इंप्रेशन देते थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो उसमें आजम खान और नाहिद हसन जैसे उम्मीदवारों के नाम आए जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में केसेस दर्ज हैं। कई ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जिनके ऊपर योगी की सरकार आने से पहले से ही मुकदमे चल रहे हैं। मौका मिला तो बीजेपी ने माफिया को लेकर, इस लिस्ट को लेकर, अपराधियों को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमले और तेज कर दिए और आज अमित शाह ने इसी पर फोकस किया, योगी ने इसी की बात की, राजनाथ सिंह ने इसी के बारे में कहा। बीजेपी के नेता राजनीति के अपराधीकरण को मुद्दा क्यों बना रहे हैं, इसके सबूत समाजवादी पार्टी के नेता खुद ही हर रोज दे देते हैं। आज फिर कई उम्मीदवारों के वीडियो सामने आए जो लोगों को धमकाते दिख रहे हैं। अमरोहा की हसनपुर सूट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुखिया गुर्जर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि बीजेपी के विधायक ने जितना कमाया सब लूटकर आपके घर में भेज दूंगा। मुखिया गुर्जर कह रहे हैं कि उन्हें इधर उधर की बात करनी नहीं आती, वो जेल जाने से नहीं डरते, 16 बार जा चुके हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन उन्हें जेल के नाम से न डराए। मैं वर्कशॉप खोल रखी है, ऐसे लोगों की डेंट पेंट जो है ना ठीक करने का मुझे क्योंकि मैं मुलायम सिंह यादव का कट्टर शिष्य हूं। मैंने भाजपा में रहते हुए भी अपने गुरु मुलायम सिंह यादव की तस्वीर नहीं उतारी एक भी दिन। इनकी ऐसी की तैसी, तो मैं तो इसने जो विधायक है इसने जितना भ्रष्टाचार करा है इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगा। इस बात के लिए जाना जाता हूँ। और ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे, इनकी ऐसी की तैसी पूरा बार जेल काट रखी है मेरे मुकदमा लगाएंगे। ऐसी भाषा बोलने का असर यह हुआ कि वीडियो सामने आने के बाद मुखिया गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने केस दर्ज किया और आचार संहिता के उल्लंघन और पैंडेमिक एक्ट के तहत केस किया। लेकिन मुखिया गुर्जर को अपने कहने पर कोई अफसोस नहीं है। वो तो अब भी कह रहे हैं कि अगर कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। डेंटिंग पेंटिंग हाँ, वो सर्विस स्टेशन पे होती है, तो सर्विस स्टेशन खोला हुआ है ना हसनपुर में, तो वो जो आदमी मान लो किसी को चोट मारेगा तो डेंटिंग पेंटिंग तो करनी पड़ती है। क्या दिक्कत है इसमें? विकास कार्यों पर सवाल मत पूछ लेना कि मेरे नेता ने क्या कहा है। किसानों को हम मुफ्त जो सिंचाई आप कराएंगे उसके लिए मत पूछ लेना। डेंटिंग पेंटिंग चिंता लगी हुई है उसकी। मुखिया गुर्जर के खिलाफ 9 मुकदमे हैं, लेकिन मुखिया गुर्जर का कहना है कि सारे मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं, बीजेपी ने लगवाए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मुखिया गुर्जर चुनाव से पहले तक बीजेपी में ही थे, 14 साल से बीजेपी में थे, समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मुखिया गुर्जर बागपत से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, फिर खेखड़ा सीट से असेंबली इलेक्शन लड़े। जब वहां से बात नहीं बनी तो राजस्थान में अलवर जिले की बानसूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने चले गए, वहां भी नहीं जीते तो समाजवादी पार्टी में आ गए और अब हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। मुखिया गुर्जर की खासियत यह है कि उन्होंने राज्य बदले, सीटें बदली, पार्टियां बदली, लेकिन फितरत नहीं बदली। इसीलिए अब उनके चक्कर में समाजवादी पार्टी के नेताओं को जवाब देने पड़ेंगे। मुखिया गुर्जर की तरह बरेली की नवाबगंज सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भगवत चरण गंगवार का भी एक वीडियो सामने आया है। भगवत चरण तो सरेआम लोगों के बीच कैमरे के सामने बीजेपी के सपोर्टर्स को धमका रहे थे,
भगवत शरण गंगवार जब एक गांव में वोट मांगने पहुंचे तो गांव के पूर्व प्रधान राजेंद्र कुमार से उनका आमना सामना हो गया। राजेंद्र कुमार बीजेपी के वर्कर हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार ने राजेंद्र कुमार को रोक लिया और कहा वो उसे छोड़ेंगे नहीं। राजेंद्र ने अगर समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं छोड़ा तो वो उसे मुश्किल में डाल देंगे। ना अगर चक्करबिंदी बना दिया इस दोनों बड़ा परेशान करो हमारे लोगों को। अरे नहीं आपकी हम तो परेशान करेंगे। आजादी है ऐसा चक्करबिंदी बना देंगे तुम करो विरोध ना अगर चक्करबिंदी बना दिया वो समय बतावे समय का बतावे समय अवेले तुम्हारे गाँव में ढाड़े समय आगे ऊपर वाले अरे छोड़ो ऊपर वालों सब नीचे वाले तुम्हें भगवान ने दे दो नीचे परेशान करम ताई और हमें ना दे ऊपर वालों पर समझ क्या पता किसके संग क्या सब परेशानी है। अरे छोड़ो हवा भूल जाओ अभी राजनीति कम करनी तुमने अभी राजनीति कम करनी कंप्यूटर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उम्मीदवार चुनाव से पहले अपने इलाके के लोगों को इस तरह से धमका रहा हो वो चुनाव के बाद क्या करेगा। और ऐसा नहीं है कि भगवत शरण गंगवार कोई नए नेता हैं, अनुभवहीन है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। भगवत शरण गंगवार ने जो एफिडेविट दिया है उसके मुताबिक उनके खिलाफ 2 केसेस पेंडिंग हैं। इनमें हत्या की कोशिश का मामला भी है। ऐसे ही नेता अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के ही वीडियो सामने आ रहे हैं। आज बीजेपी के एक नेता का वीडियो भी हमें मिला है। कानपुर की किदवई नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट महेश त्रिवेदी कैंपेन के दौरान अपने सपोर्टर से कहते सुनाई दे रहे हैं कि जो विरोध करे उसे लाठी डंडों और चप्पलों से मारो लेकिन गोली मत मार देना। और राजनीति कोई महेश त्रिवेदी का तो हम आप लोगों से आह्वान करेंगे कि इस बार जो आतताई लोग हैं, जो एक तरफा बात करने वाले लोग हैं, जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे। मतलब किसी का भी दबाव अब नहीं रहना चाहिए। विधायक महोदय से जब उनके धमकी देने वाली वीडियो के बारे में सफाई मांगी गई तो अपने जवाब में उन्होंने अजीब दलील दी। महेश त्रिवेदी ने कहा कि जब बच्चा उद्दंड हो जाता है तो उसे सुधारने के लिए उसे भी पीटा जाता है। उन्होंने इसी भावना से बयान दिया था। आप जिसके लिए ये बात बोल रहे हैं क्या वो लोग कांग्रेसी हैं क्या है? ये कोई भी है, कोई भी हो सकता है, उसको अनुशासन होने की जरूरत है। अराजकता की हो रही है तो आपने भी ये बात बोली है कि खुद को जूतों से मारो, आप बूथों से मारो, आप गोली मत मारो, हम देख लेंगे। अरे भाई, अगर लड़का कोई उद्दंडता करता है तो उसके लिए अनुशासन होना आवश्यकता है कि नहीं, उसको सही दिशा गार्जियन ही लोग देते हैं, बस ये भाव। आजकल सब कुछ कैमरे में कैद हो जाता है। पकड़े जाने पर नेता गजब गजब के तर्क देते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया गुर्जर कह रहे थे कि वो डकैती डालने की बात नहीं कह रहे थे, वो तो जनता से लूटे गए पैसे को जनता में बांटने की बात कह रहे थे। वो नए जमाने के रॉबिन हुड हैं। इसी तरह किदवई नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कह रहे हैं कि जो बच्चे उद्दंड हो जाते हैं यानी जो दंगाई हो जाते हैं उनकी पिटाई भी करनी पड़ती है। तो ये अपने आप को स्कूल के मास्टर समझ रहे हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगाएगी और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर कीचड़ उछालेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जनता सब देख रही है और जनता बहुत समझदार है, सोच समझकर नाप तोल कर फैसला करेगी। इसीलिए सब जनता की शरण में जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने घर घर जाकर कैसे वोट मांगे ये मैंने आपको दिखाया, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, पब्लिक मीटिंग्स नहीं हो सकती हैं। आज जयंत चौधरी भी लोगों के बीच पहुंचे। चूंकि पहले राउंड की वोटिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, इस इलाके में जाटों का वोट पार्टियों का भविष्य तय करेगा, इसलिए हर कोई जाटों को अपने पक्ष में करना चाहता है। कल अमित शाह ने दिल्ली में जब खाप पंचायत के जाट नेताओं के साथ मीटिंग की थी तो उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर कहा था कि जयंत गलत जगह चले गए हैं, लेकिन उन्हें सही जगह लाया जा सकता है। आज जयंत चौधरी ने इसका जवाब दिया। मुजफ्फरनगर के खतौली और बुढ़ाना में जयंत ने लोगों से बात की, छोटी छोटी सभाएं की। जयंत ने कहा जो लोग आज किसानों की बात कर रहे हैं, जाटों की बात कर रहे हैं, वो तब कहां थे जब लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से रौंदा गया। जयंत ने कहा वो चबंदी नहीं है जो पलट जाएंगे। कल
रात से खबर चलाई जा रही है कि एक बहुत बड़ी बैठक हुई दिल्ली में। ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया? पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा जिस तरीके से आप किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चली गई। और आज भी वे लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है उनको, मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसा करके जो मैं पलट जाऊंगा? आपके मान सम्मान की बात है। ये फैसले मैं अकेले नहीं लेता, बंद कमरे में नहीं लेता, बहुत सोच विचार करके हमने फैसला लिया। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाईचारे की बात कर रहे हैं। भाईचारे का मतलब है जाटों और मुसलमानों के बीच भाईचारा। जयंत चौधरी का आरोप है कि बीजेपी नहीं चाहती कि जाटों और मुसलमानों के बीच दूरियां कम हो। आज उन्होंने कहा जो लोग आज भाईचारे की बात करते हैं वो पहले जाटों पर लाठियां चलवाते थे, अब वो जाटों से प्रेम दिखा रहे हैं और नौकरी मांगने वालों पर लाठियां चलवा रहे हैं। जयंत चौधरी ने कहा अगर उनकी सरकार आई तो बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिले या न मिले, लेकिन पुलिस वालों को लाठीचार्ज का हक नहीं दिया जाएगा। अब भाईचारे से किसको एलर्जी है? क्यों एलर्जी हो सकती है? सब फायदा सबको मिलेगा, भाईचारा बनेगा, सब काम जो है तरक्की की ओर जाएंगे, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, यहां व्यापार बढ़ पाएगा, इज्जत और मान सम्मान से जो रोज खिलवाड़ हो रहा है वह समाप्त होगा। और आज जो सरकार चल रही है, आपने वो दृश्य देखे, कोई छोटी बात नहीं जो पटना में इलाहाबाद में हुआ। नौकरी नहीं दे सकते तो लाठी क्यों दे रहे हो? उत्तर प्रदेश की इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, मैं स्वीकार रहा हूं इस बात को कि हम लोग सत्ता में भी आ जाएंगे तो हम प्रयास करेंगे ईमानदारी से, लेकिन मैं ये इतना अहंकार मेरे दिल में नहीं कि मैं कह दूं कि सारी समस्या खत्म हो जाएगी, सबको नौकरी मिल जाएगी। नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन कम से कम हमारी सरकार में कोई पुलिस वाला अगर लखनऊ में आप बातकारी बन के उम्मीद रख के अपनी सरकार से कोई मांग रखने आते हो, कोई आंदोलन करते हो, किसी नागरिक पे हिम्मत नहीं होगी कि कोई लाठी चल जाए। ऐसे वर्दी वालों को हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयंत चौधरी ने बहुत संभल कर बात की, बहुत समझदारी से जवाब दिए, क्योंकि इस वक्त जयंत चौधरी का एक बयान, एक गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। जयंत चौधरी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कल अमित शाह ने जिस तरह से कह दिया कि जयंत चुनाव के बाद पाला बदल सकते हैं, इसका असर जमीन पर होगा। जो कुछ अमित शाह ने कल खाप पंचायतों के नेताओं से कहा उसका असर होगा। इसीलिए आज सफाई देने के लिए जयंत चौधरी मैदान में उतरे थे और अब कल अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सारे सवालों के जवाब देंगे। एआईएमआईएम ने भी यूपी चुनाव में अपने 100 कैंडिडेट उतारे हैं। इस पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने आज अपनी पार्टी के लिए कैंपेन किया। ओवैसी का कैंपेन हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, देखने लायक होता है। ओवैसी ने मेरठ की किठौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वर्चुअली एड्रेस किया। ओवैसी के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी रहे। ओवैसी ने कहा यूपी में बीजेपी के जीतने की असली वजह अखिलेश यादव हैं, उनमें बीजेपी को हराने का दम नहीं है। ओवैसी ने कहा समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को इस बार के चुनाव में अपना वोट आंख बंद करके नहीं, दिल की आवाज सुनकर डालना चाहिए। समाजवादी के लोग आपसे आकर कह रहे हैं कि एक तरफा अंधा बनकर वोट दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, अंधे बनकर नहीं बल्कि अपने आंखों को खुला रखकर, अपने दिलों की धड़कन को महसूस करते हुए, अपने दिमागों को खुला रखकर आप अपने वोट का फैसला करिए। याद रखिए कि 2014 में अखिलेश ने बीजेपी को रोकने में नाकाम साबित हुए। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस मिले तब भी बीजेपी कामयाब हुई। 2019 में समाजवादी और बीएसपी मिले तब भी वो बीजेपी कामयाब हुई।
तीन मर्तबा अखिलेश की नाहिली की वजह से मोदी और योगी कामयाब होते आ रहे हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन बीजेपी को भाजपा को हराना है। कौन हरा सकता है भाजपा को? तो ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बाबू सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया, जिसने कहा कि इसमें 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे और जिसमें मुसलमान भी रहेंगे और ओबीसी समाज के लोग भी होंगे। असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हैं, बहुत सधे हुए तरीके से अपनी बात कहते हैं और उनकी बात लोगों के दिल में उतर जाती है। जिस ताकत से, जिस तरीके से, जिस अंदाज से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जितने वो एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में, उससे अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि वो सीधा उन पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर लगता है कि वो बहुत समझदारी से यूपी में पैर जमाने में लगे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी से कई हिंदू उम्मीदवारों को वोट दिया है, टिकट दिया है, और जब उन्होंने हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया है तो वो ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों के वोट नहीं मांग रहे, वो सबके वोट मांग रहे हैं। और बिहार में वो ये करिश्मा करके दिखा चुके हैं। अब मैं आपको राहुल गांधी का इलेक्शन कैंपेन दिखाता हूं। पंजाब से इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की। राहुल आज पंजाब में कांग्रेस के सभी 117 उम्मीदवारों को लेकर अमृतसर में गोल्डन टेंपल पहुंचे, स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और इसके बाद जालंधर में एक वर्चुअल इलेक्शन रैली की। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जो किया उसकी उम्मीद राहुल गांधी को नहीं थी और ना ही नवजोत सिद्धू को। जब से चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है तभी से खबरें चल रही हैं कि सिद्धू के साथ उनकी अनबन है। सिद्धू खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आज वर्चुअल मीटिंग के दौरान चरणजीत चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपने पास बुलाया और गले लगाया। चन्नी ने कहा कि दूसरी पार्टी वाले तंज कसते हैं कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है, लेकिन सच तो है कि पंजाब की भलाई के लिए सारे नेता एक साथ हैं। राहुल गांधी जी दूसरी पार्टियां वाले तंज कसते कि इन्हां दी बरात दा लाड़ा कोई नहीं, ना आपसी लड़ाई है। सिद्धू साहब उरे आके खड़ो जरा, आ लो, आओ आशु जी, आओ सारे जने, आओ आशु जी, तुसी भाजपा यार ऐਵੇਂ कोई कहे कि कोई लड़ाई है, कुर्बानी देवांगा हर हाल दे विच पंजाब दे लोकां दे बेहतरी वास्ते एक अच्छी सरकार देने वास्ते मूहरे खड़ांगा, कांग्रेस पार्टी दे नाल चलांगा। राहुल गांधी जी तुसी मैनू जो देता इस तो ज्यादा मैं क्या मंग सकदा है? मैनू मेरी जान भी पंजाब दे लोकां वास्ते हाजिर है। इसके बाद चन्नी ने कहा उन्हें पद का कोई लालच नहीं है। राहुल गांधी मंच पर ही थे तो चन्नी ने उनसे कहा कि वो आज ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दे, क्योंकि पंजाब के लोगों की यही डिमांड है। आशू मेरा बड़ा भाई है, आशू मेरा बड़ा भाई है, मैनू किसी अहदे की लोड़ नहीं। किसी नू मुख्यमंत्री बनाओ, एक जाने नू चुन दो। चरणजीत चन्नी सब तो पहला मूहरे होकर कन्वेंसिंग करेगा जिहदा भी तुसीं नाम रखोगे। ये अज पंजाब की जरूरत है, पंजाब की डिमांड है। चन्नी ने अपनी बात भरी सभा में कह दी। इसके बाद सिद्धू का नंबर आया तो सिद्धू ने कहा पार्टी हाईकमांड वक्त लेकर सोच समझकर फैसला करे, पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उन्हें मंजूर होगा, बस पार्टी उन्हें शोपीस न बनाए, फैसला करने की ताकत दे। अभी सारे इकट्ठे हैं, अभी टीआरपी लिए नहीं लड़ रहे, अगली सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं महाराज। और अगली सरकार बनाने लिए नीहां च भी चिंती नवजोत सिंह सिद्धू ने उफ कर गया, लेकिन निर्णय लैन की ताकत दईओ, भावें कोई निर्णय होए, बस दर्शनी घोड़ा ना बना दो, बाकी सब ठीक है। वर्चुअल रैली के दौरान चन्नी ने जो किया उसकी उम्मीद शायद राहुल गांधी को नहीं थी। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि चन्नी इस तरह पब्लिकली मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने की मांग कर देंगे। अब क्योंकि चन्नी ने डिमांड कर दी तो सीएम कैंडिडेट को लेकर राहुल गांधी को कहना पड़ा, लेकिन राहुल ने ऐसी गोलमोल बात की, न चन्नी को क्लियर जवाब मिला न सिद्धू को। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है, क्योंकि आमतौर से हम ये नहीं करते हैं, मगर अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और पंजाब चाहता है, तो फिर हम चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे।
कैसे लेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, और जो सही व्यक्ति होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा, और दूसरा व्यक्ति और दूसरे सब लोग मिलकर एक टीम जैसे लड़ाई लड़ेंगे। अकाली दल ने और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए कांग्रेस नेताओं पर प्रेशर है। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि चन्नी और सिद्धू दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दोनों में इंप्रेशन है कि राहुल गांधी उनका ही नाम लेंगे, इसलिए अब दोनों कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता ये सोचते हैं कि इनमें से जिसका नाम डिक्लेयर नहीं होगा वो दूसरे की कुर्सी खींचने में लग जाएगा और इससे नुकसान कांग्रेस को होगा। इसीलिए इस बार कांग्रेस ने तय किया था कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर नहीं करेंगे। एक बार अमरिंदर सिंह को हटाकर कांग्रेस वैसे ही हाथ जला चुकी है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन स्थिति ऐसी होगी कि राहुल गांधी को छाछ फूंकने का मौका भी नहीं मिला। अब थोड़ा सा रंग गोवा विधानसभा के चुनाव का। यहां नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था। बड़े बड़े नेताओं ने पर्चे दाखिल किए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई पणजी सीट की, क्योंकि पणजी में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर आज बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पर्चा दाखिल करने के लिए आए। उत्पल पारिकर पणजी असेंबली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने इस सीट पर कांग्रेस से आए बाबूश को टिकट दिया है। बीजेपी ने उत्पल पारिकर को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन वो किसी और सीट से पर्चा भरने को तैयार नहीं हुए। आज उत्पल पारिकर ने कहा कि पणजी उनके पिता की सीट है, वो इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। अगर चुनाव जीत गए उसके बाद भी बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे। पहले मारगांव की दी थी और फिर कलंगुट की दी थी। दोनों ऑप्शंस मेरे लिए लेना संभव नहीं था। ये ऐसे ऑप्शंस देने के लिए दिए थे ऐसे लग रहा था, बट ये मतलब मुझे कोई कहाँ से भी जाके एक राजनीतिक फुटबॉल बन के कहाँ से कि चुन के आना है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मुझे यहाँ पे पंजाब में जो हो रहा है वो पसंद नहीं है। इस व्यक्ति के जिसने आते ही अपने बेटे को मेयर बनाया। भारतीय जनता पार्टी में कब से ये होने लग गया। मनोहर पर्रिकर के भारतीय जनता पार्टी में कोई एमएलए बनता है, उसकी वाइफ मिनिस्टर बनती है, उसका बेटा वही सिटी से मेयर बनता है, ये कभी हो ही नहीं सकता था। मुझे सपोर्ट हर पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को से मिल रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, वो वैसे आगे मिलते रहेगा। उत्पल पारिकर उन मनोहर पारिकर के बेटे हैं जिनका पूरे गोवा में बहुत सम्मान रहा है, लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उत्पल के साथ सबकी सहानुभूति है। लेकिन हैरानी की बात है कि उत्पल बीजेपी पर परिवारवाद का इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं बाबूश को इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि वो परिवारवाद है, लेकिन वो खुद पणजी पर इसी आधार पर टिकट मांग रहे हैं कि पणजी उनके पिता की परंपरागत सीट है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।